हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लॉ एस्पिरेंट्स टीएलए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मुस्लिम लॉ के एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो आने वाले एआईबी 21 और व्हीकल लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां मुस्लिम लॉ पूछा जाता है वहां आने की संभावना है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन रखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, के मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो ऑप्शन है ए द कुरान, बी सुन्ना एंड हदीस, सी इजमा एंड कियास, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, जो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि कुरान, सुन्ना, हदीस और इजमा कियास ये सब जो है इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मतलब मेन सोर्स हैं ऑफ मुस्लिम लॉ के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है दोस्तों, बाय व्हाट नेम इज मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस नोन, यानी कि मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए फिका, बी कियास, सी कुरान, डी हदीस। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए फिका। क्योंकि मुस्लिम जो फिका के नाम से जानते हैं, मतलब मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस जो होता है, मुस्लिम विधि शास्त्र, उसको फिका बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है दोस्तों, इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड, यानी कि इस्लामिक विधि को कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए हदीस, बी शरिया, सी इजमा, डी सुन्ना। तो दोस्तों, जो इस्लामिक लॉ होता है उसको हम शरिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरिया, मतलब शरीयत। कुछ लोग शरीयत भी कहते हैं, शरीयत। तो शरीयत या शरिया बात एक ही है, मुस्लिम लॉ को हम शरीयत के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है दोस्तों, मुस्लिम लॉ डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मुस्लिम कानून निम्नलिखित में से किन पर लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए डोनेशन यानी कि दान, बी ट्रस्ट प्रॉपर्टी यानी कि न्यास संपत्ति, सी मेंटेनेंस भरण पोषण, या डी इनहेरिटेंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यानी कि कृषि भूमि का उत्तराधिकार। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनहेरिटेंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इस एग्रीकल्चरल लैंड, इस पर जो है मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं होता, बाकी इन तीनों पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है, दान पे भी, न्यास संपत्ति पे भी और भरण पोषण पे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि इनमें से कौन सा मुस्लिम लॉ का स्रोत नहीं है, मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने, ए कुरान, बी हदीस, सी शरिया, या डी इजमा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शरिया। क्योंकि मुस्लिम लॉ को शरिया ही बोलते हैं, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, मतलब मेन सोर्स नहीं है। सोर्स जो है उसके कुरान है, हदीस है, इजमा है, और अगर क्यास होता है क्यास है, ये सब सोर्स कहलाते हैं। बाकी शरिया तो मुस्लिम लोगों को खुद कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है दोस्तों, हु फर्स्ट यूज़ कियास एज अ सोर्स इन मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम विधि में एक स्रोत के रूप में क्यास का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने, ए इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम यूसुफ, इमाम जाफ़र, या इमाम अहमद। तो दोस्तों, जो इमाम अबू हनीफ़ा हैं, ये इन्होंने ही पहली बार जो है कियास का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमाम अबू हनीफ़ा, इन्होंने ही कियास को सर्वप्रथम उपयोग किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ, यानी कि इनमें से कौन सा मुस्लिम लॉ का, मुस्लिम कानून का स्कूल नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने, ए हनबली, बी मालिकी, सी शफ़ाई, डी मुताजिला। तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका शायद होगा ये राइट आंसर होगा मुताजिला। क्योंकि मुताजिला जो होता है ये शिया स्कूल का है, शिया संप्रदाय का एक स्कूल है। बाकी हनबली, मलिकी, शफ़ी और एक और होता है हनफी, ये जो होते हैं सुन्नी लॉ के स्कूल हैं। बाकी मुताजिला, अतना शारिया, ये सब शिया स्कूल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है दोस्तों, व्हाट डज इजमा मीन्स एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम विधि के एक स्रोत के रूप में इजमा का अर्थ है। तो यहाँ मीनिंग पूछा है उनने इजमा का। तो ऑप्शन आपके सामने, ए द यूनेनिमस ओपिनियन ऑफ मुस्लिम जूरिट्स, यानी मुस्लिम विधि शास्त्रियों की एकमत राय। ऑप्शन है बी द ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि पैगंबर की परंपरा। सी एनालॉजिकल डेजुकेशन, एज वो एनालॉजिकल डिडक्शन थ्रू रीजनिंग, और डी है नन ऑफ दी अबव।
तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है वो है दोस्तों ए, द यूनैनिमस ओपिनियन ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट, यानी कि मुस्लिम विधिशास्त्रियों की एक मत राय। इसी का मत ये इजमा का अर्थ है, इजमा का मीन्स यही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है दोस्तों, हाउ मेनी सेक्शंस आर कंटेन इन द शरीयत कानून 1937, यानी कि शरीयत अधिनियम 1937 में कुल कितनी धाराएं निहित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 सेक्शंस, यानी कि शरीयत एक्ट 1937 में 6 धाराएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लॉज इज़ एप्लीकेबल इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है। तो ऑप्शन है ए, मुस्लिम पेनल लॉ, यानी कि मुस्लिम दंड विधि, और बी है मुस्लिम लॉ ऑफ एविडेंस, सी है मुस्लिम लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स, और डी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये जो है भारत में एप्लीकेबल है, बाकी ये कोई लॉ नहीं है जो मुस्लिमों के लिए एप्लीकेबल हो इंडिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है दोस्तों, इन मुस्लिम लॉ मैरिज इज़, ऑप्शन आपके सामने ए, अ सैक्रेमेंट, बी, अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सी, बोथ अ सैक्रेमेंट एंड अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, या डी, अ सोशल स्टेटस। तो इसमें दोस्तों मुस्लिम विधि को जो है, मुस्लिम विधि में जो है विवाह को पूछा है, विवाह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमने जैसा कि पढ़ा है एलएलबी के टाइम में भी, या और जहाँ जहाँ हमने मुस्लिम लॉ या हिंदू लॉ पढ़ा है वहाँ हमने पढ़ा होगा, मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ एक सिविल संविदा है, जबकि हिंदू विवाह में ये एक संस्कार होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम लॉ में जो होता है मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, बाकी हिंदू लॉ में मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट, एक संस्कार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है दोस्तों, हु सेड मुस्लिम मैरिज इज़ बोथ अ रिलीजियस सेक्रेमेंट एंड अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसने कहा था कि मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार तथा सिविल संविदा दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, आमिर अली, बी, डॉक्टर जंग, सी, जस्टिस सर शाह सुलेमान, या डी, जस्टिस महमूद। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस सर शाह सुलेमान। इन्होंने ही कहा था कि मैरिज, मुस्लिम मैरिज जो होता है वो संस्कार भी होता है और एक सिविल संविदा भी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है दोस्तों, अ मुस्लिम कैन मैरी अप टू 4 वाइफ्स इफ़ अ मुस्लिम मैरिज अ फिफ्थ वाइफ सच मैरिज, मतलब क्या होगा कि एक मुसलमान व्यक्ति जो है 4 पत्नियों से विवाह कर सकता है, यदि एक मुसलमान पाँचवीं पत्नी से विवाह कर लेता है तो ऐसा विवाह क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने ए, विल बी वर्ड, यानी कि शून्य होगा, बी, विल बी वैलिड, यानी कि वैध होगा, सी, विल बी रेलुअर, यानी कि अनियमित होगा, और डी, विल बी वर्डेबल, शून्य करनी होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विल बी इरेगुलर। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति 4 पत्नी के बावजूद एक और विवाह कर लेता है, यानी 5वां विवाह कर लेता है, तो उसका जो मैरिज होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है दोस्तों, द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज आर, यानी कि एक मुस्लिम विवाह की अनिवार्य आवश्यकता क्या होती है, मतलब होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने ए, ओनली कबूल, बी, ओनली इजाब, और सी, बोथ कबूल एंड इजाब, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी, बहुत, कबूल एंड इजाब दोनों ही, इजाज़त और कबूल दोनों ही एक मतलब चाहिए होते हैं एक मुस्लिम विवाह में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो ये बोल रहा है इसके ऑप्शन है ए, सेम ब्लड रिलेशनशिप, बी, ब्रदरहुड, सी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज, एंड डी, मिडवाइफरी ऑब्जर्वेंस, यानी कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वैध विवाह के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक तत्व है। तो ऑप्शन आपके सामने बताई दिए थे, ए, समान रक्त संबंध, बंधुता, विवाह के समय प्रस्ताव एवं स्वीकृति, या धात्रे पालन। तो दोस्तों मुस्लिम लॉ में जो अनिवार्यता है, जो आवश्यक तत्व हैं वो है एक्सेप्टेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि ऑफर और मतलब विवाह के समय प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है दोस्तों, व्हाट इज़ द एज ऑफ पुबर्टी, यानी मैच्योरिटी फॉर मुस्लिम मैरिज, यानी मुस्लिम विवाह के लिए यौवन
यानी परिपक्वता की आयु क्या होती है? तो ऑप्शन है ए 9 ईयर्स, बी 12 ईयर्स, सी 15 ईयर्स या डी 18 ईयर्स। तो दोस्तों मुस्लिम लॉ में जो होता है, मुस्लिम मैरिज के लिए जो है 15 साल की आयु परिपक्व मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है व्हाट डज ख्यारुल बुलूग मीन्स, यानी कि ख्यारुल बुलूग का अर्थ होता है। तो ऑप्शन है ए सब्सटीट्यूशन ऑफ यूथ, बी अ टाइप ऑफ डोरी यानी एक प्रकार की मेहर, सी ए टाइप ऑफ लीगल मैरिज एक वैध विवाह का प्रकार, और डी चाइल्डनेस अपत्नी वितरता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सब्सटीट्यूशन ऑफ यूथ यानी कि यौवन का विकल्प। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है व्हाट डू सुन्नी मुस्लिम्स कंसीडर अ मुता मैरिज टू बी, यानी कि सुन्नी मुसलमान मुता विवाह को क्या मानते हैं। तो ऑप्शन है ए वॉइड शून्य, बी वॉइडेबल शून्य करणीय, वैलिड वैध या इलीगल अवैध। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए वॉइड। सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं वो मुता विवाह को शून्य मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ शिया मुस्लिम मैरिज, यानी कि शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्षियों की मौजूदगी अनिवार्य होती है। तो ऑप्शन है ए 1 मैन एंड 2 वुमेन, बी 2 मैन, सी नो विटनेसेस और डी 2 वुमेन। यानी कि शिया का जो विवाह होता है उसमें कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी नो विटनेसेस। शिया मैरिज में किसी भी विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जब भी हम सुन्नी स्कूल पढ़ेंगे तो सुन्नी स्कूल में हमें 2 मैन यानी कि 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर जहाँ 2 व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो एक व्यक्ति उपस्थित है, तो वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति के बदले 2 महिलाएं होनी चाहिए, तो जो है सुन्नी विवाह हो सकता है। बाकी शियाओं में जो है ऐसा कुछ नहीं है, शियाओं में कोई विटनेस नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर हम तलाक की बात करेंगे तो तलाक में जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। अगर सुन्नी स्कूल का तलाक हो रहा है तो कोई भी विटनेस नहीं चाहिए, लेकिन सिया स्कूल का तलाक हो रहा है तो यहाँ 2 विटनेस चाहिए होंगे सिया मैरिज में। तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन का वो था सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के विच एक्ट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मुता मैरिज, यानी कि मुता विवाह किस अधिनियम की अवधारणा है। तो ऑप्शन है ए हिंदू लॉ, बी मुस्लिम लॉ, सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डी स्पेशल मैरिज एक्ट। तो मुता विवाह जो है दोस्तों वो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लॉ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 बात करता है दोस्तों अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ इज मुता मैरिज परमिटेड, यानी कि मुस्लिम विधि में के निम्नलिखित संप्रदायों में से किसके अंतर्गत मुता विवाह की अनुमति है। तो ऑप्शन है ए हनफी, बी इत्नाशारिया, सी इस्माइलिया और डी हनवली। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इत्नाशारिया। ये इत्नाशारिया जो है ये शिया स्कूल से रिलेटेड है, यहाँ पर मुता विवाह को मान्यता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जो है पहले टाइम में इत्नाशारिया जो स्कूल था वो मुता विवाह को परमिट करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बात करता है दोस्तों हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड इन अ सुन्नी शिया मुस्लिम मैरिज। तो शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सी है नो विटनेसेस। शिया मैरिज में कोई साक्षी की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों हाउ डज द मुता मैरिज एंड, यानी कि मुता विवाह किस प्रकार समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने ए तलाक, बी हिबा मुद्दत, सी तलाक तफवीज़ या डी नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी हिबाए मुद्दत। हिबाए मुद्दत से जो है मुता मैरिज एंड हो जाता है, मुता मैरिज का एंड हो जाता है हिबाए मुद्दत से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 बात करता है दोस्तों अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ अ मैरिज इज़ द वाइफ एंटाइटल्ड टू, यानी कि मुता विवाह की समाप्ति पर पत्नी अधिकारी होती है। तो ऑप्शन है आपके सामने ए हाफ दी डॉरी यानी कि आधी महर की हकदार होती है, बी द फुल डॉरी पूरी महर की अधिकारी होती है, सी डबल द डॉरी दुगनी महर की, या डी कोई महर नहीं नो डॉरी। तो ऑप्शन नंबर मतलब जो इसका 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी द फुल डॉरी। मुता विवाह जो है इसमें भी
महिला को पूरा महर चाहिए होता है, उसकी पूरी अधिकारी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 ये बात करता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लीगल इनकैपेसिटी ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, यानी मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह की विधिक अक्षमता का आशय है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए इमेच्योरिटी यानी अवयस्कता, बी डिस्टॉर्टेड मेंटलिटी यानी कि विकृतचित्ता, सी बोथ इमेच्योरिटी एंड परवर्टेड माइंडसेट यानी कि अवयस्कता और विकृतचित्ता दोनों, डी ओनली डिसऑर्डेड मेंटलिटी एंड नॉट मैच्योरिटी, केवल विकृतचित्ता ना कि आवश्यकता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी बोथ इमेच्योरिटी एंड परवर्टेड माइंडसेट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25। मुस्लिम लॉ में ये जो है लीगल इनकैपेसिटी मानी गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।